तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि हुओ युहाओ तांग सैक्ट में वापस आ गया था। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तांग सैक्ट पहुंचते ही हुओ युहाओ ने सबसे पहले सबको यकीन दिलाया कि उनके साथी सेफ हैं। लेकिन जब हुओ युहाओ ने अपनी पूरी जर्नी सुनाई, तब बे बे का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। अगर जू सांशी के अंदर रॉयल ब्लड ना होता तो शायद डूलिंग एम्पायर उसी दिन बिखर जाता। सबको समझ आ गया था कि सन मून एम्पायर सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि हर किंगडम को धीरे धीरे खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। बेई बेई ने गहरी सांस लेकर कहा कि अब सिचुएशन किसी एक कैरेक्टर या एक एकेडमी के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। अब सिर्फ वही किया जा सकता है जो पॉसिबल हो। लेकिन उसने तुरंत हुओ युहाओ से पूछा कि क्या उसके पास कोई प्लान है। हुओ युहाओ ने बिना घबराए अपनी स्ट्रैटेजी रख दी। उसने बताया कि स्ट्रेक एकेडमी अपनी सिटी की सिक्योरिटी छोड़ ही नहीं सकती। स्टार लो एम्पायर और डूलिंग एम्पायर के एलीट भी यहीं मौजूद हैं। अगर सन मून एम्पायर ने इसी वक्त फुल अटैक कर दिया तो कोई भी किंगडम उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला टारगेट आर्मी को स्ट्रेक सिटी से दूर करना होगा। जब एनिमी पीछे हटेगा तभी उनके अगेंस्ट काउंटर अटैक करना पॉसिबल होगा। वॉर में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि एनिमी तुम्हारी हर मूवमेंट कंट्रोल करे, और हुओ युहाओ इसी चेन को तोड़ना चाहता था। लेकिन बेई बेई को यह प्लान ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगा। उसने याद दिलाया कि सन मून एम्पायर पहले ही रॉयल पैलेस तबाह करके बिना किसी नुकसान के निकल चुका है। ऐसे एनिमी को पीछे हटाना आसान नहीं था। तब हुओ युहाओ की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस चमका। उसने धीरे से कहा कि उसके पास एक आइडिया है। ये सुनकर तांग वूटोंग, कांगया और बेई बेई तीनों हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुओ युहाओ क्या सोच रहा है। लेकिन हुओ युहाओ ने अपना सीक्रेट रिवील नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि सन मून एम्पायर की ओपन स्ट्रैटेजी का जवाब सिर्फ एक सरप्राइज से दिया जा सकता है, और इस बार वही सरप्राइज बनेगा। इतना कहकर वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। तांगिया को लगा बेई बेई को उसे रोककर सब कुछ पूछना चाहिए था, लेकिन बेई बेई सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि उसे हुओ युहाओ पर पूरा ट्रस्ट है। पहले वाला हुओ युहाओ और आज का हुओ युहाओ अलग कैरेक्टर है। अब वो मैच्योर है, स्टेबल है और बिना प्लान के कभी मूव नहीं करता। अगर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके पास पहले से कंप्लीट स्ट्रैटेजी तैयार है। रूम के अंदर पहुंचते ही तांग वूटोंग खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत पूछा कि आखिर प्लान क्या है। हुओ युहाओ ने उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। प्लान सुनते ही तांग वूटोंग का चेहरा बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हुओ युहाओ इतना डेंजरस डिसीजन लेने वाला है। उसने पूछा कि क्या दूसरे लोग इस बात को मान भी जाएंगे। हुओ युहाओ बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वो सबको मना लेगा। इस प्लान का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। तांग वूटोंग ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा है तो वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन हुओ युहाओ ने सीधा मना कर दिया। उसने समझाया कि मार्शल वॉर सोल फ्यूजन टेक्निक बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और लॉन्ग बैटल के लिए सूटेबल नहीं है। इस बार उसे अकेला ही जाना होगा। फिर मजाक में हुओ युहाओ बोला कि बस आराम से बैठकर देखना तुम्हारा होने वाला हस्बैंड अपने एनिमीज का सफाया कैसे करता है। तांग वूटोंग शर्माकर बोली कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। हुओ युहाओ हंसा और बोला कि उसके फ्यूचर फादर इन लॉ कब लौटेंगे, क्योंकि अब वो और वेट नहीं कर सकता। इसी बीच एक नया दिन शुरू हो चुका था। सूरज आसमान में चमक रहा था और आज वही दिन था जब सन मून एम्पायर ने श्रेक सिटी को दी हुई डेडलाइन खत्म होने वाली थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतनी बड़ी सन मून एम्पायर आर्मी ने कोई अटैक ही नहीं किया। वो सिर्फ 45 किलोमीटर दूर रुककर श्रेक सिटी को घूर रही थी। ये डिस्टेंस इतना कम था कि सोल इंजीनियर लेजेंड सिर्फ 15 मिनट में सिटी तक पहुंच सकती थी। श्रेक सिटी पिछले कई दिनों से हाई अलर्ट पर था। हर सोल इंजीनियर अपने सोल टूल्स के साथ रेडी था। हर सोल मास्टर सिटी के बाहर पेट्रोल कर रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सन मून एम्पायर अगला वार कब करेगा। दोनों तरफ इतना टेंशन था कि किसी भी पल एक महायुद्ध शुरू हो सकता था। सन मून एम्पायर जितना ज्यादा शांत था, उतना ही बड़ा तूफान आने का एहसास हो रहा था। तभी अचानक श्रेक सिटी की दीवार पर हुओ युहाओ दिखाई दिया और उसके साथ खड़ी थी टैंग वूटोंग। दोनों बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस चमक रहा था। हुओ युहाओ ने दूर खड़े सन मून एम्पायर के कैंप को देखा, जबकि टैंग वूटोंग आराम से अपने लंबे बालों की चोटी बना रही थी। इतने डेंजरस बैटलफील्ड पर इतनी शांति देखकर आसपास खड़े सोल मास्टर्स भी हैरान रह गए। श्रेक सिटी का हर सोल्जर हुओ युहाओ को पहचानता था। ये वही इंसान था जिसने बीस्ट गॉड दीतियान जैसे लेजेंडरी मॉन्स्टर को चैलेंज किया था और उसके फुल पावर अटैक के बाद भी जिंदा बच गया था। इसी वजह से हर किसी की नज़र उस पर थी।
अब वो हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियरिंग लीजन का कमांडर भी था, इसलिए उसकी हर मूवमेंट बहुत मायने रखती थी। इसी बीच हुओ यूहाओ ने टैंग वूटोंग से कहा कि उसे सिटी में ही रुकना चाहिए, लेकिन टैंग वूटोंग ने सीधा जवाब दिया कि चाहे वो बैटल में हिस्सा ना ले, लेकिन वो हुओ यूहाओ को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। हुओ यूहाओ हल्का सा मुस्कुराया, उसने टैंग वूटोंग का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर प्यार से किस कर दिया। टैंग वूटोंग थोड़ी शर्मा गई क्योंकि सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन हुओ यूहाओ को किसी की परवाह नहीं थी। अगले ही पल दोनों बिना किसी फ्लाइंग सोल टूल के सीधा आसमान में उड़ गए और श्रेक सिटी से निकलकर सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ बढ़ने लगे। नीचे खड़े सोल्जर्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुओ यूहाओ खुद को एनिमी कैंप की तरफ क्यों जा रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि शायद वो खुद को सरेंडर करने जा रहा है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। उड़ते ही हुओ यूहाओ ने अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसकी स्पिरिचुअल पावर आसमान में समंदर की लहरों की तरह फैल गई और सन मून एम्पायर के सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी नज़र में आ गए। जिस टेक्नोलॉजी पर एम्पायर को इतना घमंड था, वो हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल सेंस के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई। जैसे ही सोल इंजीनियर्स ने हुओ यूहाओ को देखा, उन्होंने तुरंत सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स वापस बुला लिए और इमरजेंसी रिपोर्ट भेज दी। हुओ यूहाओ इसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। अब प्रेशर सिर्फ श्रेक सिटी पर नहीं, बल्कि सन मून एम्पायर पर भी आ चुका था। कुछ ही देर में दोनों एम्पायर के कैंप के ऊपर पहुंच गए। नीचे से काउंटलेस सोल टूल फ्रंट्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने हुओ यूहाओ और टैंग वूटोंग को लॉक कर लिया। ये वही टेरिफाइंग डिफेंस था जिसने पहले बीस्ट गॉड दीतियां जैसे मॉन्स्टर को भी रोक दिया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हर सोल इंजीनियर के होश उड़ा दिए। एक पल पहले तक हुओ यूहाओ और टैंग वूटोंग आसमान में थे और अगले ही पल दोनों हवा में बिल्कुल गायब हो गए। न कोई एनर्जी वेव, न कोई ऑरा, न कोई ट्रेस। सारे सोल टूल लॉक्स एक ही सेकंड में बेकार हो गए। हुओ यूहाओ ने अपनी मार्शल वूल, स्पिरिचुअल पावर और इल्यूजन को इतनी परफेक्शन से यूज किया कि पूरा बैटलफील्ड उसके लिए नेचुरल कैमोफ्लेज बन गया। अब चाहे सोल टूल टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसके सामने सब फेल हो चुकी थी। सन मून एम्पायर का पूरा कैंप अलर्ट मोड में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुओ यूहाओ किस डायरेक्शन से अटैक करेगा। और तभी पूरे आसमान में हुओ यूहाओ की ठंडी लेकिन जबरदस्त आवाज गूंजी। तुम लोग तो श्रेक सिटी से मुझे मांग रहे थे, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब बताओ, मुझे लेने की हिम्मत किसमें है। सन मून एम्पायर के पूरे कैंप में अचानक हुओ यूहाओ की आवाज गूंज उठी। आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द ने हर सोल्जर के दिल में टेंशन भर दी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स होने के बाद भी कोई उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी तरफ वॉर गॉड एम्प्रेस जूजी अपने कमांड टेंट के अंदर बैठी हुई लगातार रिपोर्ट सुन रही थी, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ हुओ यूहाओ नहीं, बल्कि एक और बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था। अभी कुछ देर पहले ही ईविल आई टायरेंट और एम्पीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन से एक शॉकिंग रिपोर्ट आई थी। दोनों बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन ने लिंग दू सिटी के रॉयल पैलेस को तबाह कर दिया था, लेकिन रिट्रीट करते वक्त उन पर अचानक ईविल सोल मास्टर्स ने डेडली अटैक कर दिया। इस हमले में दोनों लीजन को बहुत भारी नुकसान हुआ और एम्पीरियल ड्रैगन लीजन का कमांडर क्सू तियान युआन भी मारा गया। जूजी तुरंत समझ गई कि अगर ये खबर आर्मी में फैल गई तो पूरा सन मून एम्पायर हिल जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक शाक सोअन चैन वापस नहीं आ जाता, तब तक इस सच को छुपा कर रखा जाएगा। आखिर बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन सिर्फ आर्मी की पावर नहीं, बल्कि एम्पायर की शान थे, और एम्पीरियल ड्रैगन लीजन तो सीधा रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। अगर इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो आर्मी और रॉयल फैमिली के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ईविल सोल मास्टर्स ने दो बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन पर अटैक करने के लिए किस टेरिफाइंग ईविल सोल मास्टर को भेजा था। शाक सुअन चैन ने अपनी रिपोर्ट में पूरी सिचुएशन का एनालिसिस किया था। उसके हिसाब से होली गोस्ट चर्च का असली टारगेट सिर्फ आर्मी को कमजोर बनाना नहीं था। उनकी नज़र सोल इंजीनियर लीजन की स्ट्रेंथ और क्सू तियान युआन के स्टोरेज टाइप सोल टूल पर थी, जिसके अंदर शायद कई क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स रखे हुए थे। अगर ये पावरफुल टेक्निक्स और वेपन्स होली गोस्ट चर्च के हाथ लग जाते तो उनकी पावर और भी डेंजरस हो जाती। और जो लोग होली गोस्ट चर्च को जानते थे, उनके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था।
ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एम्पायर, आर्मी या इनोसेंट लोगों की परवाह नहीं करती थी। उनके लिए सिर्फ अपना फायदा ही सब कुछ था। जूजी को अच्छी तरह पता था कि होली गोस्ट चर्च की असली लीडर ये सी शुई और सुप्रीम लीडर जोंगली वू कितने रूथलेस थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने बीस्ट गॉड दी तियान को मारने के लिए हजारों मरे हुए सोल्जर्स की सोल्स का इस्तेमाल किया था। जोंगली वो खुद इविल सोल मास्टर्स की टीम लेकर गया था, लेकिन बीस्ट गॉड को मारना इतना आसान नहीं था। वो मिशन फेल हो गया और उनकी टीम का लगभग 1/3 हिस्सा वापस ही नहीं लौट सका। लेकिन इस इंसिडेंट ने आर्मी के अंदर होली गोस्ट चर्च के खिलाफ आग लगा दी। आर्मी के सोल्जर्स के लिए अपनी जान देश के लिए देना सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, लेकिन उन्हीं हीरोज की सोल्स को इविल सोल मास्टर्स ने अपनी इविल टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया। ये बात किसी भी सोल्जर के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन थी। अब आर्मी और होली गोस्ट चर्च के बीच नफरत अपनी हद पार कर चुकी थी, और अगर इविल आई टायरेंट लीजन पर हुए अटैक की सच्चाई बाहर आ गई तो ये नफरत सीधी सिविल वॉर में बदल सकती थी। जूजी होली गोस्ट चर्च से इतना नहीं डरती थी, क्योंकि आर्मी के पास भी कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स और बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन मौजूद थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन रेडिएंट सिटी थी। होली गोस्ट चर्च की जड़ वहीं थी। वहां डेथ गॉड डुओलो ये सी शुई और दूसरे टेरिफाइंग इविल सोल मास्टर्स मौजूद थे। अगर आर्मी और होली गोस्ट चर्च के बीच वॉर शुरू हो गया तो सबसे पहले एम्पायर की कैपिटल ही बैटलफील्ड बन जाती। जूजी को एम्परर क्सू तियान रन की जिंदगी की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अपने बेटे और पूरे सन मून एम्पायर को बचाना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इसी वजह से वो आर्मी के गुस्से को कुछ वक्त के लिए दबा कर रखना चाहती थी। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर इविल सोल मास्टर्स ने 2 बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन पर अटैक करने के लिए किस टेरिफाइंग इविल सोल मास्टर को भेजा था? जूजी अच्छी तरह जानती थी कि उन 2 बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन की असली पावर कितनी डेंजरस थी। उन पर सीधा अटैक करना किसी ऑर्डिनरी कैरेक्टर के बस की बात नहीं थी। लेकिन शिया जियानसू की रिपोर्ट ने उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट पैदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एनिमी खुद को कंप्लीटली हाइड कर सकता था। सिर्फ इतना सुनते ही जूजी का दिल जोर से धड़क उठा। हाइड होने की टेक्निक और आई स्नो डोमेन, ये दोनों पावर्स एक ही कैरेक्टर के पास हो सकती थी। और तब उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, हुओ यू हाओ। जूजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया था कि हुओ यू हाओ ने सिर्फ बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन को ही नहीं डिस्ट्रॉय किया, बल्कि होली गोस्ट चर्च को भी इस साजिश में फंसा दिया था। ये मूव इतना इंटेलिजेंट था कि एनिमी खुद समझ ही नहीं पा रहा था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जूजी सच जानते हुए भी हुओ यू हाओ का नाम किसी को नहीं बता सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो होली गोस्ट चर्च और आर्मी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो तुरंत खत्म हो जाता और उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती। हाँ, हुओ यू हाओ ने प्रिंस शिया तियानवीन को भी मार दिया था, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली के अंदर पावर का बैलेंस पूरी तरह हिल गया था। इस मूव ने जूजी की प्लानिंग को जरूर बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी वो मानती थी कि फाइनल विनर वही बनेगी। इसी कंफ्यूजन के बीच अचानक बाहर से हुओ यू हाओ की आवाज सुनाई दी। जूजी एक पल के लिए हैरान रह गई। अगर बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजन पर अटैक हुओ यू हाओ ने ही किया था तो वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या वो उसे कंफ्यूज कर रहा था या फिर कोई और सीक्रेट प्लान चल रहा था? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह घूमने लगे। तभी उसे याद आया कि बचे हुए सोल्जर्स रात तक कैंप में लौटने वाले थे, और इसी बात ने जूजी को एक और शॉकिंग बात समझा दी। हुओ यू हाओ अब भी उसका ही इस्तेमाल कर रहा था। उसने उन सोल्जर्स के रिटर्न का एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया था और अब जरूर कोई और डेंजरस प्लान एग्जीक्यूट होने वाला था। ये समझते ही जूजी ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए। फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को तुरंत असेंबल करो। सारी सोल टूल डिफेंसिव फॉर्मेशन में रेडी रखो, लेकिन कोई भी फायर मत करे। और क्लास 8 से ऊपर के सभी सोल इंजीनियर्स को आसमान में बैटल पोजीशन लेने का ऑर्डर दे दो। ऑर्डर्स देने के बाद जूजी खुद टेंट से बाहर निकली। जूजी को अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन हो यू हाओ जानबूझकर उससे प्रोवोक कर रहा था। जूजी को पूरा भरोसा था कि हो यू हाओ उसकी जान नहीं लेगा। आखिर दोनों पहले भी मौत के मुंह से एक साथ निकल चुके थे। लेकिन इस बार बैटलफील्ड अलग था और दोनों अब ऑफिशियली एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। उधर सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स बुरी तरह टेंशन में आ गए। उनका कोई भी सोल टूल हो यू हाओ की असली लोकेशन को लॉक ही नहीं कर पा रहा था।
इसका मतलब साफ था कि अगर हो यूहाओ चाहे तो कभी भी उनके कैंप में घुस सकता था और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स तुरंत जूजी के आसपास आ गए और एक पावरफुल डिफेंसिव बैरियर बना दिया। लेकिन वॉर गॉड एम्प्रेस जूजी बिल्कुल शांत थी। उसने बस इतना कहा कि अगर हो यूहाओ कैंप के बहुत अंदर आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर उसने फायर फीनिक्स लीजन को तैयार होने का ऑर्डर दे दिया। अगले ही पल आसमान में एक जाइगेंटिक फायर रेड एनर्जी स्फीयर उछलने लगा। उसके अंदर फायर फीनिक्स लीजन के एलीट सोल इंजीनियर्स खड़े थे। उनके फायर टाइप सोल ट्यूल्स की हीट से पूरा आसमान तक टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगा। ये ऑर्डिनरी लीजन नहीं थी। इस लीजन में 4 बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर्स मौजूद थे और अब इसका स्टेटस इंपीरियल ड्रैगन लीजन के बराबर पहुंच चुका था। सबसे बीच में वॉर गॉड एम्प्रेस जूजी खड़ी थी। उसके शरीर पर एक गोल्डन रेड ह्यूमन शेप्ड सोल टूल था जो देखते ही उसकी रॉयल ऑरा को और भी टेरिफाइंग बना रहा था। दूर खड़ा हुओ यूहाओ भी महसूस कर गया कि ये सोल टूल उसके आईसी वॉर गॉड्स आर्मर के लेवल का था और कुछ जगह उससे ज्यादा एडवांस लग रहा था। ये सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि उसकी कल्टिवेशन की लिमिटेशन को भी कम कर रहा था। तभी हुओ यूहाओ अचानक आसमान में दिखाई दिया। उसे देखते ही हजारों सोल टूल्स ने उस पर लॉक कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड सब हैरान रह गए। उनके सेंसर्स किसी इंसान को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। असल में हुओ यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का इस्तेमाल किया था। जो सब देख रहे थे वो उसका असली बॉडी नहीं बल्कि लगभग 100 मीटर दूर बना हुआ एक होलोग्राम था। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रही थी, इसलिए कोई भी अटैक फायर होने से पहले ही उसे पता चल जाता था और उससे बचना उसके लिए बहुत आसान था। फिर हुओ यूहाओ की ठंडी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। क्या तुम सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस हो? लेकिन सेंटेंस के आखिरी शब्द थोड़े अजीब निकले क्योंकि उसी वक्त तंग वूटोंग उसकी कमर को जोर से पिंच कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे कह रही हो अब भी स्टाइल मारना बंद नहीं करोगे। जूजी ने सीधा हुओ यूहाओ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं सन मून एम्पायर की एम्प्रेस और इस आर्मी की कमांडर हूँ। अच्छा हुआ तुम खुद सामने आ गए। इस बार तुम श्रीक सिटी की प्रोटेक्शन के बिना यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे। बीच में पावरफुल डिफेंसिव बैरियर भी था, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। ये सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स का बैटल नहीं था, ये 2 पुराने साथियों, 2 अलग रास्तों पर चल चुके लेजेंड्स थे। जूजी बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं थी। सामने आसमान में मंडराता हुआ इंसान कोई नॉर्मल एनिमी नहीं बल्कि हुओ यूहाओ था। और जूजी अच्छी तरह जानती थी कि अगर हुओ यूहाओ अपनी असली पावर दिखा दे तो वो किसी भी आर्मी के लिए एक चलता फिरता डिजास्टर बन सकता है। पिछली बार चाहे जूजी को एडवांटेज मिला हो, लेकिन हुओ यूहाओ ने अकेला ही सन मून एम्पायर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था जितना हेवनली सोल एम्पायर भी मुश्किल से कर पाया था। काउंटलेस सर्वेलिंग सोल टूल्स, सोल इंजीनियर्स और डिफेंसिव फ्रंट्स उसके हाथों तबाह हो चुके थे। जैसे ही जूजी ने उसे देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि 20 रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स पर हमला करने वाला भी वही था। तब हुओ यूहाओ ने बिना डरे जोर से कहा, मैंने जो भी किया है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मैं श्रेक सिटी और श्रेक एकेडमी से अपना रिश्ता तोड़ चुका हूँ। अब मैं सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये सुनते ही जूजी ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अकेला मेरी 1 लाख की आर्मी का सामना कर सकते हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या सरेंडर करो या फिर यहीं मर जाओ। लेकिन हुओ यूहाओ बस मुस्कुरा दिया। सरेंडर? ये सपना देखना बंद करो। तुम्हारे नीचे पड़े सोल टूल्स मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। आज मैं सिर्फ एक वार्निंग देने आया हूँ। आज के बाद जहाँ भी सन मून एम्पायर की आर्मी जाएगी, मैं उसका पीछा करूंगा। शायद तुम्हें मारना आसान ना हो, लेकिन तुम्हारे जनरल्स और सोल इंजीनियर्स को खत्म करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। और तुम्हारे डिफेंसिव बैरियर्स कभी भी पूरी आर्मी को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर से भरी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। ये सुनते ही हर जनरल का चेहरा सफेद पड़ गया। सबने उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ पहले ही देख रखी थी। वो बीस्ट गॉड का अटैक झेलकर भी जिंदा बच गया था। ऐसा एक्सपर्ट कम से कम एक टाइटल डोलुओ लेवल का था। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी कल्टीवेशन नहीं थी। सबसे बड़ा खतरा उसकी मिस्टीरियस टेक्निक थी, जिससे वो सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स को धोखा दे देता था।
अगर इतना पावरफुल एक्सपर्ट बिना अपनी पहचान की परवाह किए जनरल्स और सोल इंजीनियर्स का शिकार बनना शुरू कर दे तो पूरी आर्मी कभी भी सेफ नहीं रह सकती थी। इस एक वार्निंग ने सन मून एम्पायर के हर सोल्जर के दिल में डर भर दिया। सबको समझ आ गया कि अगर हुओ यूहाओ ने गुरिल्ला अटैक्स शुरू कर दिए तो रोज किसी न किसी जनरल या सोल इंजीनियर की मौत पक्की थी। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत और टेंशन से भर गया। जूजी ने गुस्से को दबाते हुए कहा, कब से श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट्स इतने बेशरम हो गए? हुओ यूहाओ हल्की सी हंसी के साथ बोला, ये वॉर है, यहाँ सिर्फ विक्ट्री और डिफीट होती है। विनर ही किंग बनता है और लूजर को दुनिया विलन बोलती है। तुमने मेरी जगह, मेरी पहचान और मेरी रोजी रोटी सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब तुम और तुम्हारा एम्पायर ही मेरा टारगेट बनोगे। जूजी ने तुरंत अपना अंदाज बदला और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे सकती हूँ। अगर तुम सन मून एम्पायर ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे सारी क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। मैं तुम्हें रॉयल फैमिली का सबसे रिस्पेक्टेड वर्शिप्ड एक्सपर्ट बना सकती हूँ। जो चाहो वो मिलेगा। हुओ यूहाओ जोर से हंस पड़ा। सच में? अगर ऐसा है तो मेरी एक छोटी सी डिमांड है। मैंने सुना है वॉर गॉड एम्प्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है, इसलिए तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती, लेकिन मेरी कॉन्क्यूबाइन जरूर बन सकती हो। बस इतना सुनना था कि जूजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नीचे खड़ी सन मून एम्पायर की आर्मी भी फट पड़ी। ये सिर्फ जूजी की इंसल्ट नहीं, बल्कि पूरे एम्पायर की बेइज्जती थी। वॉर गॉड एम्प्रेस के नाम से मशहूर जूजी आर्मी की सबसे बड़ी मिलिट्री जीनियस मानी जाती थी, और आज बैटलफील्ड के बीच एक एनिमी उसकी इज्जत को सबके सामने चैलेंज कर रहा था। फायर फीनिक्स लीजन के हर सोल इंजीनियर का खून खौल उठा। अगर जूजी का ऑर्डर और अथॉरिटी ना होती तो शायद उसी पल पूरी आर्मी हुओ यूहाओ पर टूट पड़ती। सन मून एम्पायर के सभी जनरल और सोल इंजीनियर गुस्से से जल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वॉर गॉड एम्प्रेस ज्यूजी के बिल के अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। बाहर से वो एक ठंडी और खतरनाक एम्प्रेस थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हुओ यूहाओ की बातों से बुरी तरह हिल चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हुओ यूहाओ, तुम इतने बुरे इंसान कैसे हो सकते हो? ऐसी बातें सबके सामने बोलने की जगह अगर सिर्फ मुझे अकेले में कहते तो शायद मैं मना भी ना करती। लेकिन ये सब उसके दिल की आवाज थी। बाहर उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। फायर फीनिक्स लीजन के सभी एक्सपर्ट समझ रहे थे कि एम्प्रेस अब किसी भी पल अटैक का ऑर्डर देगी। ज्यूजी ने दांत भींचकर कहा, हुओ यूहाओ, तुम मौत को बुला रहे हो। दूसरी तरफ अंधेरे में छुपा हुओ यूहाओ भी चैन में नहीं था। टैंग वूटोंग उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर उसे बुरी तरह डांट रही थी। हुओ यूहाओ बार बार समझा रहा था कि ये सब सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो जानबूझकर सन मून एम्पायर के एक्सपर्ट्स को प्रोवोक कर रहा था ताकि उसका अगला प्लान सक्सेसफुल हो सके। लेकिन इस वक्त टैंग वूटोंग सिर्फ एक जेलस लड़की की तरह रिएक्ट कर रही थी। हुओ यूहाओ ने फिर ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ एम्प्रेस? अभी तो आप कह रही थी कि जो मांगूंगा वो दे देंगी। क्या वो सब सिर्फ झूठ था? ये सुनते ही ज्यूजी का सब्र टूट गया। उसने सीधी धमकी दी, अगर मैं अभी श्रेक सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर दे दूं और पूरी श्रेक एकेडमी को इस दुनिया से मिटा दूं तो? लेकिन हुओ यूहाओ का जवाब और भी ज्यादा खतरनाक था। अगर तुमने श्रेक एकेडमी को छुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि सन मून एम्पायर के एक एक इंसान को खत्म कर दूंगा, चाहे वो सोल्जर हो या ऑर्डिनरी सिटीजन। जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी तब तक सन मून एम्पायर का खून बहता रहेगा। ये शब्द सुनते ही सिर्फ सन मून एम्पायर ही नहीं, बल्कि दूर आसमान में खड़े श्रेक एकेडमी के सभी एल्डर्स शॉक में जम गए। अब सबको समझ आ गया था कि हुओ यूहाओ कल श्रेक एकेडमी में रिजाइन करने क्यों गया था। वो कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला कैरेक्टर नहीं था। उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। लेकिन उसकी ये धमकी बहुत भयानक थी। एक टाइटल डोलुओ अगर ऑर्डिनरी लोगों का मैसेकर करने की बात करे तो इसका मतलब था कि वो पूरे कॉन्टिनेंट का एनिमी बन जाएगा। ये सोल मास्टर और सोल इंजीनियर का दुनिया का सबसे बड़ा टैबू था। चाहे कोई डेविल सोल मास्टर ही क्यों ना हो, कोई भी इतनी खतरनाक बात बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक टाइटल डोलुओ एक ही दिन में हजारों ऑर्डिनरी लोगों को मार सकता था। अगर ऐसा सच में हुआ तो पूरा कॉन्टिनेंट खून से भर जाता। इसीलिए हुओ यूहाओ की ये धमकी सिर्फ सन मून एम्पायर के खिलाफ नहीं थी, ये पूरी इंसानियत को चैलेंज करने जैसा था। आसमान में खड़े एल्डर श्वान के चेहरे की मसल्स तक हिल गईं। एल्डर सॉन्ग ने हैरानी से पूछा, क्या हुओ यूहाओ सच में ऐसा करेगा? एल्डर श्वान जोर से हंस पड़े।
ये ज़रूरी नहीं कि वो करेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी रेप्यूटेशन तक दांव पर लगा दी। इस लड़के का अगला कदम कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तभी च्यान दौड़ा दौड़ा अचानक मुस्कुराया। मुझे उस पर गर्व है। श्यान लिनलर ने तुरंत उसके सिर पर थप्पड़ मारा। किस बात का गर्व? च्यान दौड़ा दौड़ा हंसकर बोला, क्या तुम सबको नहीं लगता कि हुओ युहाओ धीरे धीरे एक असली अल्टीमेट सोल्जर बन रहा है? एक ऐसा सोल्जर जो अकेला ही पूरी वॉर का रिजल्ट बदल दे। उसकी बात सुनते ही सब चुप हो गए। फिर एल्डर ज्वांग ने अचानक सिर हिला दिया। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, हम बहुत दूर थे। यान शाओजे ने भी तुरंत साथ दिया। हाँ, शायद मेरे कान भी ठीक से काम नहीं कर रहे। मुझे तो हुओ युहाओ की एक भी बात सुनाई नहीं दी। अब एल्डर श्वेन भी समझ गए कि सब हुओ युहाओ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुस्कुराए और बोले, कल रात ज्यादा वाइन पी ली थी, आज मेरा सिर घूम रहा है, मैं और नहीं उड़ सकता। चलो वापस चलते हैं। वैसे भी ये बच्चा इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग बस उन्हें देखती रह गई। एक अल्टीमेट डुओलुओ कह रहा था कि वो उड़ नहीं सकता, और ये झूठ सुनकर भी वहां मौजूद हर कैरेक्टर चुप था। एल्डर श्वेन ने एल्डर सॉन्ग की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि कुछ झूठ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार बोलते रहो तो एक दिन इंसान खुद भी उन पर यकीन कर लेता है। जब श्रेक सिटी के सोल मास्टर्स वापस लौट गए, तब हर सोल्जर को लगा कि श्रेक ने हुओ युहाओ को छोड़ दिया है। अब वो अकेला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली गेम अब शुरू होने वाली थी। जू की आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा और दयालु कैरेक्टर इतनी खतरनाक धमकी देगा। वो युहाओ ने सीधा कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कॉमन लोगों को भी टारगेट करेगा, क्योंकि उसके लिए अपने देश को बर्बाद होते देखना उससे भी बड़ा पाप था। जू ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? वो युहाओ ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ और हमेशा तुम्हारे एम्पायर के खिलाफ खड़ा रहूंगा। जू गरज उठी, हिम्मत मत करना। लेकिन हुओ युहाओ सिर्फ मुस्कुराया। उसने कहा, तुम देख लेना मेरी हिम्मत कितनी है। अगर मुझे आसमान की सजा भी मिले, लेकिन उससे मेरे देश के लोग बच जाए, तो मुझे वो भी मंजूर है। ये सुनते ही जू का दिल हिल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुओ युहाओ असल में करना क्या चाहता है। तब हुओ युहाओ ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी बैटलफील्ड को हिला दिया। उसने कहा, तुम लोग मेरी हाइडिंग टेक्निक से सबसे ज्यादा डरते हो, इसलिए चलो फैसला सिर्फ ताकत से करते हैं। मैं अकेला तुम्हारे 10 एक्सपर्ट से एक एक करके फाइट करूंगा। हर बैटल डेथ बैटल होगी। जो हारेगा वो वही मरेगा, और जो जीतेगा वही अगले ओपोनेंट से लड़ेगा। अगर मैंने 10 बैटल से पहले मर गया तो सब खत्म, लेकिन अगर मैंने सभी 10 बैटल्स जीत ली तो सन मून एम्पायर अपनी सेना तुरंत वापस ले जाएगा और अगले 3 साल तक श्रेक एकेडमी पर अटैक नहीं करेगा। ये सुनते ही जू समझ गई कि हुओ युहाओ ने कितनी डेंजरस चाल चल दी है। अगर सन मून एम्पायर इस चैलेंज को मना करता तो 1 लाख सोल्जर्स को लगता कि उनके रूलर्स को उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, और अगर हुओ युहाओ ने बाद में अपनी मिस्टीरियस टेक्निक से थोड़ा भी अटैक किया तो पूरी आर्मी में रिबेलियन तक हो सकती थी। मतलब हुओ युहाओ ने अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर पूरी सन मून एम्पायर आर्मी को मजबूर कर दिया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो ना अल्टीमेट डुओलुओ था और ना ही ट्रांसेंडेंट डुओलुओ, फिर भी वो अकेला लगातार 10 डेडली ओपोनेंट से लड़ने को तैयार था। जू के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। अगर वो मान जाती तो श्रेक सिटी बच जाती और एम्पायर की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी बदल जाती। इसी उलझन के बीच अचानक एक आवाज सीधा जू के दिमाग में गूंज उठी, ईविल सोल मास्टर्स हमारे कॉमन एनिमी हैं। ये हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल टेक्निक थी। इतनी मजबूत सिक्योरिटी के बाद भी उसने अपनी कॉन्शियसनेस सीधा जू के माइंड में पहुंचा दी थी, और उस एक सेंटेंस ने इस बैटल का पूरा डायरेक्शन बदलने की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 30 कमेंट्स कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।